हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, आज क्लास 3rd है। तो प्रत्येक स्टूडेंट, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो आप पीछे हमारे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो पिछली 2 क्लासें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो एक एक करके देखते हैं। हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि भौतिक भूगोल यानी कि जैसे जैसे भूगोल का विकास होता गया और उसमें संभावनाएं बढ़ती गई, जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ती गई, अध्ययन क्षेत्र बढ़ता गया, तो भौतिक भूगोल की अनेक शाखाएं डेवलप हो जाती है। तो उन्हीं डेवलप शाखाओं में से हम बात करेंगे मेजर जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें, भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान अर्थात वह विज्ञान जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेते हैं, पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जो जानकारी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें कौन कौन से बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं जी? देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ, उसका हम सैद्धांतिक और वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से कैसी है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये हम डिटेल से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसी कड़ी में हम आगे अगली क्लासों में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल यानी कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो बल है, शक्तियां हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक जो पावर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है चट्टानें। पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानें यानी कि जो रॉक्स है उनका निर्माण कैसे होता है, किस किस प्रक्रिया से होता है और चट्टानें कौन कौन सी है, उसका अध्ययन हम भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि हम बात करें जो प्राथमिक या मूल चट्टानें होती है जिनको हम इग्नेस रॉक्स के नाम से जानते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में एक एक करके। फिर है प्लेट विवर्तनी की। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे और जो पृथ्वी के अंदर यानी कि जल और थल यानी कि महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनोज जो प्रोसेस है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। कौन से विज्ञान में? भूगर्भ विज्ञान में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भूकंप आदि यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप है उनके बारे में हम चर्चा कौन से विषय में करते हैं? भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना, यानी कि ये अपनी पृथ्वी है और उसका एक पार्ट हमने काट दिया है। पृथ्वी और उसका एक पार्ट हमने काट दिया है। अब ये पृथ्वी जो बनी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि भूपृष्ठ से लेकर केंद्रीय भाग तक, भूपृष्ठ से लेकर केंद्रीय भाग तक एक एक की चर्चा करेंगे हम डिटेल से आने वाली क्लासों में। तो केंद्रीय भाग तक इसकी गहराई कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है और इसमें पाए जाने वाले जो खनिज है वो कौन कौन से और कौन कौन से पदार्थों से मिलकर ये बनी हुई है। इसके अलावा इसके जो परतें हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना अथवा पृथ्वी में पाई जाने वाली विभिन्न जो क्रियाएं हैं, घटित होने वाली क्रियाएं, उनका अध्ययन किया जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट लेते हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान यानी कि भूगोल की वह शाखा जिसमें समुद्र या समुद्र की उत्पत्ति, उसमें पाई जाने वाली संरचनाएं, समुद्री लहरों के द्वारा या समुद्री जल के द्वारा बनने वाली जो संरचनाएं, उनका जल की लवणता, तापमान, घनत्व, समुद्रों या सागरों का वितरण, उसकी संरचना और साथ ही साथ जो समुद्री धाराएं होती है, जो ओशन करंट्स होते हैं, उनके बारे में जो जानकारी ली जाती है या जानकारी प्रदान की जाती है या अध्ययन किया जाता है, वह विषय है समुद्र विज्ञान। देखिए, इसमें महासागरों की उत्पत्ति, विस्तार, महासागरीय तली की संरचना, महासागरीय तली की संरचना कैसी है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, या उसमें बनने वाली संरचनाएं कौन कौन सी है। इसके अलावा ताप, महासागरीय जल का ताप कितना है, लवणता का वितरण, अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि तटीय क्षेत्र है वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है,
और आंतरिक भागों में लवणता कम पाई जाती है। जहाँ महाद्वीपीय भाग है और नदियाँ अपना जल छोड़ती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे ज्वार भाटा। महासागरीय क्षेत्र में आने वाला जो ज्वार भाटा है वो कैसे आता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आता है, तो उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री धाराएं, महासागरीय निक्षेप। महासागरों में जमने वाले जो निक्षेप हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है, समुद्र विज्ञान में किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसमें जो जलीय जीव है, वनस्पति है और जल की गहराई, लवणता आदि का एक स्पष्ट चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इन सब का अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स के रूम में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान से देखना। हमारे पास नेक्स्ट जो विषय है उसमें हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान। जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान, दो शब्द है, जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम यानी कि सुनने में तो नॉर्मली ऐसा लगता है और हम यूज करते हैं कि ये दोनों शब्द एक समान है, लेकिन दोनों शब्द एक समान नहीं है, इनमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। अब एक एक करके देखते हैं कि मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है और जलवायु क्या होती है। देखिए मौसम क्या है, मौसम लिख लेना। मौसम कुछ समय से लेकर कुछ दिनों की अवधि होती है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि मौसम क्या है, कुछ समय से लेकर कुछ दिनों तक घटित होने वाली क्रिया है या एक समय पीरियड है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे धूप है और अचानक से वर्षा हो जाती है, धूप है और अचानक से बरसात हो जाती है तो टेम्परेचर अचानक डाउन हो जाता है। हवाएं चलती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो मौसम के लिए हम कह सकते हैं कि मौसम क्षणिक घटना है या कुछ दिनों तक घटित होने वाली घटना है और फिर बाद में वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि वर्षा का मौसम, ठीक है, ठंडा मौसम, गर्म मौसम। नेक्स्ट है ऋतु। तो ये तो हो गया यानी कुछ दिनों की प्रोसेस। और ऋतु क्या है, 3 से 4 माह की अवधि होती है। ठीक है, 3 से 4 माह की अवधि होती है जिसमें एक समान मौसमी दशाएं पाई जाती है। ऋतु क्या है, ऋतु 3 से 4 माह की अवधि होती है जिसमें एक समान मौसमी दशाएं पाई जाती है। जैसे वर्षा ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु। तो आपने देखा कि जो ऋतु है वह 3 से 4 माह की अवधि के दौरान घटित होने वाली घटना होती है जिसमें एक समान मौसमी दशाएं होती है। जैसे कि वर्षा ऋतु आती है और 3 से 4 महीने के लिए रहती है। ऐसे ही वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और एक आती है बसंत ऋतु। तो ऐसे कुल मिलाकर 4 ऋतु है और जो 3-3 समय पर चेंज होती रहती है। तो ऋतु क्या हो गई, 3 से 4 माह की जलवायु दशाएं या वायुमंडलीय दशाएं होती है जिनमें एक समान वातावरण या मौसमी दशाएं बनी रहती है। और ऋतु कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु क्या होती है, एक लंबे समय के दौरान यानी कि किसी देश या प्रदेश या एक विस्तृत क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में नहीं, विस्तृत क्षेत्र में जब 30 से 35 वर्षों के दौरान एक समान मौसमी दशाएं बनी रहती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक समान तापमान, आर्द्रता आदि बनी रहती है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। और IMO अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन बोलता है कि 30 से 35 वर्षों के दौरान किसी विस्तृत क्षेत्र में एक समान दशाएं
पाई जाती है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे कि शुष्क जलवायु, शीत जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। तो अलग अलग प्रदेशों में यानी कि एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए और उस विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय के दौरान एक समान भौगोलिक दशाएं रहती है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। और आईएमओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन बोलता है कि जब 30 से 35 वर्षों के लिए एक क्षेत्र विशेष में यानी कि एक विस्तृत क्षेत्र में एक समान भौगोलिक दशाएं बनी रहती है तो उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, कौन सी विषय में, जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में। तो इसके अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाएं, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसमें कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता। इसके अंतर्गत किसके, जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान के अंतर्गत इस वायुमंडलीय घटनाएं जैसे वर्षा, तापमान, दाब, आर्द्रता आदि का विश्लेषण करते हैं कि अमुक क्षेत्रों में कितना तापमान पाया जाता है, आर्द्रता कितनी है आदि का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और साथ ही साथ हम विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जलवायु एवं उसके प्रभाव, मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पाए जाते हैं, यानी कि जलवायु है तो उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है आदि का अध्ययन हम करते हैं। किसमें, जलवायु और मौसम विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, उसकी रचना, संरचना और उसकी उर्वरक क्षमता कितनी है आदि के आधार पर और उसकी गुणवत्ता के आधार पर हम उसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। और इस धरातल पर सभी प्रकार की जो वनस्पति है उनकी वृद्धि और विकास के लिए मृदा का होना उपयुक्त होता है या बहुत जरूरी होता है। बिना मृदा के कोई भी वनस्पति ग्रो नहीं कर सकती। तो देखिए, इसमें मृदा की उत्पत्ति, विकास, रचना व उर्वरकता का अध्ययन किया जाता है। किसमें, मृदा विज्ञान में मृदा की उत्पत्ति, विकास, संरचना और उर्वरकता का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें भौतिक भूगोल में मृदा का निर्माण कैसे होता है। भौतिक भूगोल की एक शाखा मृदा विज्ञान, जिसमें मृदा निर्माण का जो कार्य है उसमें अपक्षय, अपर्दन, मृदा संस्तर। अपक्षय और अपर्दन में अंतर होता है। एक तो होता है मृदा का अपने स्थान पर टूटकर वहीं पर रहना, टूट जाना, और एक अपने मूल स्थान से दूसरी जगह जाना या प्रवाहित हो जाना। ठीक है, मृदा संस्तर क्या होता है, इस डायग्राम में देखिए, ये जो ऊपर वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये तो है ऊपरी मृदा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है। और इसमें जो आपको लेयर्स दिखाई दे रही है ये क्या है, मृदा के संस्तर है, अलग अलग परतें पाई जाती है तो इनको मृदा संस्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे मृदा विज्ञान में हम पढ़ेंगे मृदा को डिटेल से। इसके अलावा मृदा के प्रकार, अलग अलग प्रकार की जो मृदा होती है उनके बारे में आदि का अध्ययन हम किस में करते हैं, मृदा भूगोल में या मृदा विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है भूभौतिकी में हम करते हैं इसमें पृथ्वी का आकार कैसा है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं भार, घनत्व, अक्षांश, देशांतर, भूकंपीय लहरें, पृथ्वी की गतियां आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत भूभौतिकी के अंतर्गत किया जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके बताना कि पृथ्वी का आकार कैसा है। जो सही कमेंट बताएगा मैं उसके मैसेज को या कमेंट को मेंशन करूंगा। ठीक है, पिन कर दूंगा। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, बिना चीटिंग किए। इसके अलावा अक्षांश, देशांतर, अक्षांश क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम अक्षांश, देशांतर भी देखेंगे। इसके अलावा भूकंपीय लहरें, जिनके बारे में हम चर्चा आने वाली क्लासों में करेंगे, PSLV और PS और PGSG, P*, S* आदि का अध्ययन हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, दैनिक गति और वार्षिक गति। ठीक है, जिनको हम घूर्णन गति और परिक्रमण गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आदि का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब आप एक चीज समझना है इसमें, यानी कि ये अक्षांश देख सकते हो, आपको ये ग्रिड दिखाई दे रहा है, तो इसमें अक्षांश और ये देशांतर। ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई लाइनें, काल्पनिक रेखाएं, और देशांतर क्या होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है जीव विज्ञान।
देखिए, जीव विज्ञान में क्या किया जाता है, सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान यानी कि जीवों से संबंधित है। अब जिसमें जिसमें हम इसको दो भागों में डिवाइड करके, पहला है पादप भूगोल, ठीक है, पहला है पादप भूगोल, ठीक है, पादप भूगोल और दूसरा है प्राणी भूगोल। एक में हम पादपों का अध्ययन करते हैं और दूसरे में प्राणियों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें भौतिक भूगोल में पारिस्थितिकी तंत्र और साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अलावा उनके विकास का क्रम कि कौन कौन से जीव किस क्रम से गुजरते हैं, और साथ ही साथ आवास कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और वनस्पति के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, जंतुओं के प्रकार, जंतुओं की अलग अलग जो प्रजातियां पाई जाती है, रेसेस पाए जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इसमें जीव विज्ञान में। और इसकी दो शाखाएं, पादप भूगोल और प्राणी भूगोल। क्लियर। आगे देखते हैं इसमें समस्त जीवों के उद्भव यानी कि सभी प्रकार के जो जीव हैं उनका विकास कैसे हुआ, उनका जीवन इस पृथ्वी पर किस प्रकार से अस्तित्व में आया। वितरण तथा प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भिन्नताएं कैसे कि अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की पादप प्रजातियां और प्राणी प्रजातियां पाई जाती है। अगर हम बात करें मरुस्थल की तो मरुस्थल में मेजर रूप से जो कंटीली झाड़ियां होती है वो पाई जाती है, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है सॉरी। और साथ ही साथ हम बात करें प्राणियों की तो वहाँ पर हम देखें तो ऊँट पाले जाते हैं, ठीक है, भेड़ बकरियां पाली जाती है। और साथ ही साथ हम बात करें सॉरी और अन्य क्षेत्रों की बात करें हम पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहाँ पर अलग प्रकार के वनस्पति और प्राणीजात पाए जाते हैं। इसको मेंशन कर लेना एक बार आप। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। यह 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। जियोमॉर्फोलॉजी 3 शब्दों से, जियो, मॉर्फो और लोगस 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं। देखिए, संपूर्ण स्थल मंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो भू आकृतियां हैं, सभी प्रकार की भू आकृतियां क्या होती है, भू यानी पृथ्वी, आकृति यानी कि बनी हुई संरचना, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। इसमें आवश्यक रूप से स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। मेजर रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, स्थल रूपों का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी है और पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो संरचनाएं होती है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, जैसे कि पर्वत है, पठार है और फिर सपाट मैदान है आदि का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न स्वरूपों की उत्पत्ति और विकास, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, वैलीज आदि का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में आगे देखते हैं आंतरिक शक्तियां यानी कि पृथ्वी में अंदर की जो शक्तियां होती है, जैसे भूकंप। आंतरिक शक्तियां कौन सी होती है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भ्रंश है, वलन फोर्स, आगे सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार हो जाए। साथ ही साथ बाह्य शक्तियां जैसे नदी, हवा, हिमनद, समुद्र, ठीक है, बाह्य शक्तियां जो पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होती है और आंतरिक शक्तियां जो पृथ्वी की आंतरिक भागों में प्रकट होती है या प्रभावी होती है। इसके आगे देखते हैं कैसे धरातल को प्रभावित करते हैं, यानी कि बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाली शक्तियां और बाहर से प्रभावित होने वाली शक्तियां किस प्रकार पृथ्वी के ऊपरी धरातल को प्रभावित करती है का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भूतल की ऊंचाई, गहराई, ढलान, बनावट और उसके भौतिक परिवेश की व्याख्या की जाती है कि ऊंचाई कितनी है, भूतल का ढाल कैसा है, किस प्रकार उसकी बनावट है, उसकी भौगोलिक संरचना या भौतिक संरचना कैसी है। नेक्स्ट है भू आकृति विज्ञान के उपक्षेत्र। भू आकृति विज्ञान के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लेना।
पूछ लेता है कभी कभार। देखिए भू आकृति विज्ञान के उपक्षेत्र कौन से? जलीय भू आकारिकी। जलीय भू आकारिकी यानी कि इसमें जलीय जो क्षेत्र है, जलमंडल है, उससे संबंधित आकृतियों का अध्ययन किया जाता है कि जैसे कि समुद्र में कौन कौन सी संरचनाएं बनती है और कौन कौन से स्वरूप वहाँ पाए जाते हैं का अध्ययन भू आकारिकी या जलीय भू आकारिकी में किया जाता है। नेक्स्ट है हिमनदीय भू आकारिकी यानी कि हिमनदियों के द्वारा बनने वाली संरचनाएं। और नेक्स्ट है यहाँ पे शुष्क भू आकारिकी यानी कि शुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली भू आकृतियां। नेक्स्ट है व्यवहारिकी भू आकारिकी, व्यवहारिकी यानी कि व्यवहारिक क्षेत्र में काम में आने वाली। और साथ ही साथ कास्ट यानी कि जो सूखे क्षेत्र है उनमें बनने वाली भू आकारिकी या संरचनाएं। तो आगे हम देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट है अपना एक महत्वपूर्ण शाखा, भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है भूगणित। भूगणित नाम से स्पष्ट हो रहा है यानी कि गणितीय विधियों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। तो इसमें गणितीय विधियों से किया जाता है तो सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है, कोई अनुमानित नहीं होता, जबकि इसमें सारा सैद्धांतिक कार्य होता है, संपूर्ण कार्य सैद्धांतिक होता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आकृति शेप कैसी है, इसके अलावा अक्षांश देशांतरों की गणना, अक्षांश कितने हैं, देशांतर कितने, उनकी सटीक जानकारी प्रदान करना। इसके अलावा क्षैतिज कोण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ यह हमें कौन सी भूगणित हमें पृथ्वी की आकृति और स्थिति की सटीक जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ हम देखें गणितीय भूगोल के विकास का जो श्रेय है, गणितीय जो भूगोल है इसका जो विकास है उसका जो श्रेय जाता है, सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वह यूनानी विद्वान एक दार्शनिक थे जिनका नाम है थेल्स महोदय का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भौतिक भूगोल की जो उपशाखाएं हैं या जो अन्य जो विषय हैं अंतर संबंधित जो विज्ञान है, इसके अलावा कुछ और भी आते हैं। जैसे कि हम बात करें समुद्र विज्ञान है, तो जलवायु विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, तो आदि बहुत सारे हैं। तो मेजर रूप से जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आपको और किस विषय से संबंधित क्लास चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिए। और ठीक है, चलते हैं, बाय।